हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं अभी बायोलॉजी में? हम लोग जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है, जो करंट में स्टडी कर रहे हैं, इससे पहले हमने सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और जो नया चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्या था स्टूडेंट्स? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हमने उसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ा, कंटेंट को एक एक करके हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट? लास्ट टाइम हम क्रॉप वेराइटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो पढ़ रहे थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने जो चैप्टर या जो उसमें टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपके पास हर चीज अवेलेबल है, अब आपको क्या करना है? प्रोड्यूस करना है। किस सेंस में प्रोड्यूस करना है? क्वालिटी वाइज एज वेल एज क्वांटिटी वाइज। क्या करोगे? अगर आपको अपने आप को ग्रोथ करवाना है, डेवलपमेंट करवाना है, सिमिलरली अगर प्लांट्स को अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा तो वो आपको ज्यादा अवेलेबल हो पाएंगे। ज्यादा अवेलेबल हो पाएंगे तो गुड क्वालिटी एंड गुड क्वांटिटी फूड रिसोर्सेज निकलेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले प्लांट्स को खाना खिलाया। खाना इन दी फॉर्म में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, दैट इज द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे मैन्योर्स हो गया, खाद हो गई, उसमें कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट जो कि एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट होते हैं और जनरली या तो नेचुरली डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देते हैं तो कॉम्पोस्ट बन जाता है, या फिर अर्थवॉर्म करते हैं तो वर्मी कॉम्पोस्ट। उसके बाद हमने ग्रीन मैन्योर्स भी पढ़ लिए थे। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फर्टिलाइजर्स। क्या है स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या है स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजर्स। आप कहोगे फर्टिलाइजर का मतलब क्या है? टू फर्टिलाइज। टू फर्टिलाइज मतलब किसी चीज में कुछ ऐसा एडिटिव डालना कि वो अच्छा करे। ठीक है, आज आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माइन आर वेरी टॉप क्लास। हर स्टूडेंट अपने हिसाब से मेहनत करता है, लेकिन अगर मैं आपको साथ साथ में गाइडेंस देती रहूं, आपको बताऊं स्टूडेंट्स ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आप इसे पढ़िए, ये ज्यादा फ्रूटफुल है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, इंस्टेड में आपको बेकार का कचरा पढ़ा रही हूं। आप बोलोगे नहीं मैम, यू गिव अस क्वांटिटी बट अलोंग विथ क्वालिटी ऑल्सो। तो फर्टिलाइजर का सिंपल मतलब क्या है? टू फर्टिलाइज। टू फर्टिलाइज। और टू फर्टिलाइज का सिंपल मतलब क्या है? टू इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी। टू इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी। किस सेंस में प्रोडक्टिविटी स्टूडेंट? रिवीजन भी हो रहा है, नया टॉपिक भी स्टार्ट हो गया है। प्रोडक्टिविटी किस सेंस में? क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। आई एम अगेन अंडरलाइनिंग इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। ठीक है, अब आप मुझे बात बताओ कि आप बोलोगे कि मैं मैन्योर्स भी यही काम कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स भी यही काम कर रहे हैं, तो व्हाई आई एम गोइंग टू स्टडी दैट न्यू टॉपिक। देखो, मैन्योर्स का था नेचुरली अवेलेबल भी थे और प्रिपरेशन भी कैसे थी? नेचुरली थी। एनिमल एक्सक्रीटा नेचुरली अवेलेबल हो जाएगा, प्लांट वेस्ट नेचुरली अवेलेबल हो जाएगा, उसका प्रिपरेशन आप नेचुरली डिकम्पोज करवा रहे हो, खुद नेचर पे छोड़ रहे हो कि डिकम्पोज हो जाए। अर्थवॉर्म को भी आप नेचुरली, भाई वो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप अलाउ कर रहे हो। ग्रीन मैन्योर में आप प्लांट को उगाते हो, आधा काट के वापस डाल देते हो, तो दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। हर चीज नेचर अपने हिसाब से साइकिल वाइज घुमा रही है, कर रही है। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर्स मैं खुद बनाऊंगी। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड आर्टिफिशियल मैन्योर्स। ऐसे बोल सकती हूं कि दे आर आर्टिफिशियल मैन मेड मैन्योर्स, या काइंड ऑफ मैन्योर, या काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर सप्लाइड टू प्लांट्स आर्टिफिशियली मैन मेड। कुछ मतलब फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, कुछ आर्टिफिशियली मैं उसे प्रोसेस कर रही हूं, देन मैं आपको या फार्मर्स को सप्लाई करूंगी। नहीं, आप ये डालिए, इससे प्लांट की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? इसकी डेफिनेशन
मैन मेड, मैन अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इसे खुद डेवलप करता है। मैन मेड डेवलप्ड मैन्योर्स, मैन मेड डेवलप्ड मैन्योर्स, मैन मेड डेवलप्ड मैन्योर्स। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इज आर्टिफिशियली डन, यही लिखूंगी स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन इज आर्टिफिशियली डन, प्रिपरेशन इज आर्टिफिशियली डन, प्रिपरेशन इज आर्टिफिशियली डन। अब आप बताओ, अगर प्रिपरेशन इज आर्टिफिशियली डन तो प्रिपेयर, अगर आप डोसा बना रहे हो, डोसा प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए कंटेंट भी तो उठाते हो। कुछ सूजी उठाओगे, उसका खमीरा बनाओगे, फिर आलू बॉईल करोगे, तो आप क्या है, कंटेंट उठाते हो और कंटेंट को उठाने के बाद उसकी प्रिपरेशन करते हो। तो इसमें क्या कंटेंट आएंगे? नो डाउट स्टूडेंट्स, कंटेंट्स आर दी न्यूट्रिएंट्स, कंटेंट्स आर दी न्यूट्रिएंट्स, contents are the nutrients, contents are the nutrients। कौन से न्यूट्रिएंट्स मेजॉरिटी में यूज किए जाते हैं? फॉस्फोरस, यही तो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट मैंने आपको कल दिखाई दी। ये सॉइल में भी नेचुरली अवेलेबल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, कभी कभार सॉइल का डैमेज हो जाए, बह जाए, इरोजन हो जाए, किसी तरीके से वो डैमेज हो जाए, इसलिए हम एक्स्ट्रा एडिटिव चीजें डालते हैं कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी में कभी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, जनरली ये दो फॉर्म्स में प्लांट्स को अवेलेबल करवाया जाता है। अब आप बोलोगे कि फर्टिलाइजर्स किस फॉर्म में, ये जो मैंने सब लिखा है आपको, फर्टिलाइजर्स किस फॉर्म में डाले जाते हैं? देखो, आपने सुना होगा कि जैसे एक पैकेट ले लिया आपने, ठीक है, पैकेट को फार्मर को दे दिया कि ये फर्टिलाइजर है, ये मैनमेड फर्टिलाइजर है, और आपको क्या करना है, इसको जैसे पाउडर की फॉर्म में आ रहा है, कोई पैकेट की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में डाल रखा है, वो पाउडर आप क्या करो, क्रॉप में अपने हिसाब से, अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज के हिसाब से कि कौन सा क्रॉप उग रहा है, कौन से क्रॉप को कितनी नीड है, उस हिसाब से आप डाल दो, ठीक है। तो देखो, इसमें फायदा क्या है? आप बोलोगे कि मैम थोड़ा सा ये तो फायदेमंद चीज नजर आ रही है। देखो, एनिमल एक्सक्रीटा है, प्लांट वेस्ट है, पर जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम ये सब चीजें आपको अवेलेबल हो। हर टाइम आपको एनिमल ढूंढना पड़ेगा, उसका वेस्ट ढूंढना पड़ेगा। रॉटन लीफ, समझ लो प्लांट की कोई लीफ शेड ही नहीं हुई, फिर कहां से लाओगे? सही प्लांट की लीफ थोड़ी तोड़ोगे। तो जो मैन्योर्स की नेचुरल अवेलेबिलिटी है, दैट इज वाइड स्प्रेड। नेचर जो देती है वो तो वाइड स्प्रेड होती है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी 24 आवर्स नहीं है, वाइड स्प्रेड है। हो सकता है आपको कोई एनिमल ही नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, आप दूर तक जा रहे हो कि एनिमल वेस्ट, गोबर को उठाऊंगी मैं, समझ लो आपको नहीं मिला। तो अवेलेबिलिटी वाइड स्प्रेड है, लेकिन गारंटीड तो नहीं है ना। अब आपने क्या किया, इसको बना लिया किसी भी, चलो भाई मैन मेड या प्रोसेस्ड, आपने फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, थोड़ा सा एनिमल वेस्ट या कोई और भी बहुत सारे नेचुरल चीजें लगा के आपने एक पैकेट बना लिया, फर्टिलाइजर का एक पैकेट बना लिया। तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी है, आप उस पैकेट को रख लो। आपको है कि नहीं मुझे 100 पैकेट की जरूरत है, बहुत बड़ा मेरा क्रॉप फील्ड है, किसी भी टाइम खत्म हो जाए, तो ये क्या है, आपके लिए वाइड स्प्रेड भी है और आपको हर टाइम अवेलेबल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो किस फॉर्म में आते हैं? अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में स्टूडेंट्स बताइए? अभी बताया मैंने, सैशेज, पैकेट्स, आजकल तो हर चीजें बॉटल्स में भी आ रही हैं, बॉटल्स। देखो, सैशे पैकेट में तो क्या है, ठीक है, हाथ से उठाया यूं डाल दिया। बॉटल से क्या है, आपको एक प्रीफॉर्म तरीके से आप छिड़क सकते हो, ठीक है। बॉटल्स के साथ स्प्रेयर्स भी हो सकते हैं, स्प्रे कर दो। स्प्रेयर से क्या होगा, आपके हाथ नहीं बेकार होंगे, ठीक है। मान लो आपने ध्यान नहीं दिया और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को आपने अंदर ले लिया, तो दे मे कॉज डैमेज टू योर हेल्थ, ठीक है। तो इन फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। तो इनके एडवांटेजेस क्या हैं?
देखो इसके एडवांटेजेस किस किस तरीके से होते हैं, इसको वापस लिख देती हूँ स्टूडेंट्स। इधर आप ध्यान दीजिएगा, ये एडवांटेजेस की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। ये तो आपका इसके थ्योरेटिकल पोर्शन था। एडवांटेजेस देखो किन किन फॉर्म में एडवांटेजेस है। देखो वाइड स्प्रेड तो नहीं कह सकती क्योंकि हम इसे खुद नहीं ढूंढ रहे हैं, ये हमें क्या है मैनमेड अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूं, इनकी अवेलेबिलिटी क्या है, एवरी टाइम कह सकती हूं। लॉन्ग टाइम अवेलेबिलिटी, लॉन्ग टाइम अवेलेबिलिटी, जब चाहो यूज करके डाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो आपको उसमें मैन्योर्स में एनिमल वेस्ट इकट्ठा करना पड़ रहा है, प्लांट वेस्ट इकट्ठा करना पड़ रहा है, उसके बाद उसे डीकम्पोज करना पड़ रहा है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस। इसमें क्या हाथों हाथ मिला और डाला, तो रैपिड एक्शन एंड प्रोसेस, रैपिड एक्शन एंड प्रोसेस, ठीक है। ये तो इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगी, आप अगर एक फर्टिलाइजर को बनाना चाहोगे तो उसमें क्या क्वालिटीज डालना चाहोगे, मैं उसे अगर पब्लिक वो दूं तो पब्लिक सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूं क्या क्या डालूं मैं, बताओ। अगर मैं फर्टिलाइजर यूज कर रही हूं और मैं इसे फील्ड्स में डाल रही हूं, तो सबसे पहले जब मैं उसे डाल रही हूं तो वो मुझे नहीं हार्म करे। इट शुड बी फ्रेंडली टू दी मैन। मैंने डाला और मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लो उसका पाउडर मेरे हाथ पे गिर गया या मेरे नेजल ट्रैक्ट में चला गया, मुझे एलर्जी हो गई, तो ये तो मेरे लिए हार्मफुल हो गया ना। प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी तो घट गई। तो इट शुड बी फ्रेंडली विद दी फार्मर्स। लिख सकते हो स्टूडेंट्स, should be friendly with, जनरली फर्टिलाइजर्स आप तो करोगे नहीं यूज, फार्मर से यूज करते हैं फील्ड्स में। इसमें स्पेसिफिकली टर्म फार्मर्स को क्या किया है, यूज किया है। और क्या कह सकती हूं, देखो उस दिन भी मैंने आपको बताया था सॉइल में नेचुरल फ्लोरा फोना भी होते हैं जो खुद मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में हैं जो सॉइल को और फर्टिलाइज बनाते हैं, और सॉइल देयर बाय किसको फर्टिलाइज कर देती है, क्रॉप्स को। तो ये अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल नहीं करने चाहिए, ठीक है। शुड नॉट डिस्ट्रॉय, शुड नॉट डिस्ट्रॉय दी naturally occurring, क्या naturally occurring, micro organisms किसमें, persisting, जो कि सॉइल के अंदर नेचुरली अवेलेबल है, जिनका फूड शेल्टर सब कुछ सॉइल ही है, जन्मते भी उसमें है मरते भी उसमें है। ऑर्गेनिज्म परसिस्टिंग इन दी सॉइल। और भी देखो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे इन्वायरमेंट की, इकोलॉजी की, फूड चेन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम खास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे तो इट मे गेट डैमेज, इट मे गेट हिंडर द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। और अगर फूड चेन बिगड़ गई तो देयर बाय किसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, देखो इंट्रो हो गया, एडवांटेजेस हो गए, और आपके क्या हो गए हैं, मैं ये कह सकती हूं कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर किसी चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स होने चाहिए तो नेगेटिव भी होंगे। बहुत मुश्किल होता है हर किसी में सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढना, किसी न किसी में कोई नेगेटिव पॉइंट्स भी क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो पहले आप इसको नोट करिए, देन वी विल मूव ऑन टू डिसएडवांटेजेस।
स्टूडेंट्स आप लोगों ने इतना नोट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे, देखो फर्टिलाइजर्स के इतने अगर की पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं, तो इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। क्या होंगे मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। आपके हिसाब से क्या होने चाहिए? देखो इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल इजी चैप्टर फॉर यू, तो आप थोड़ा सा अगर इसको एक डिस्कशन के फॉर्म में लेंगे ना, तो चैप्टर विल नेवर बिहेव यू एज अ बोरिंग। ठीक है, आपको कभी भी बोरियत नहीं होगी। क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? देखो मैंने फर्टिलाइजर को डाला, चलो मैं एक हेडिंग डाल देती हूँ डिसएडवांटेज, जिससे कि मैं आपको साथ ही साथ में लिखाती भी जाऊंगी। डिसएडवांटेजेस मतलब ये क्या नेगेटिव पॉइंट्स क्रिएट कर सकता है। देखो फर्टिलाइजर डाला किसी भी फॉर्म में, सॉइल में आके गिर गया। ठीक है, अगर सॉइल में परसिस्ट हो रहा है, ठीक है, उसने क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, क्रॉप तो कट गई, पब्लिक में बिक गई। अगर वो सॉइल बह गई और आपने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया उसका, तो सॉइल बह के किस में चली जाएगी? रिवर्स में चली गई, लेक्स में चली गई, या कहीं पानी में चली गई। क्योंकि सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, और जनरली आप जो क्रॉप्स को उगाओगे वो कोशिश करोगे कि क्लेली वेट सॉइल पे होगा, जो कि मैंने आपको कल बताया था। अगर उसमें चली गई तो फर्टिलाइजर्स वाटर पोल्यूशन में तो फैला सकते हैं। मान लो आपने उसी वाटर को घर में यूज कर रहे हो विदाउट फिल्टर, कोई फिल्ट्रेशन नहीं यूज कर रहे, उसमें आप कपड़े भी धो रहे हो, सब कुछ, मान लो आपने ऐसे चलते चलते वो पानी पी लिया। जनरली लोगों को नहीं नॉलेज होती है कि पानी को प्रॉपर फिल्टर करके पिए, इट मे कॉज प्रॉब्लम टू यू। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा अमाउंट छिड़क दिया एक अनवांटेड फॉर्म में, आपको नहीं पता कि कितने अमाउंट में मुझे फर्टिलाइजर को देना चाहिए क्रॉप्स में, वो एयर में भी तो स्प्रेस की फॉर्म में, एरोसोल्स की फॉर्म में फैल सकता है। इट मे कॉज एयर पॉल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, ऑलरेडी एयर में ऐसी गैसेस हैं विच आर एबल टू कॉज टू मच पोल्यूशन, अगर वो एक्स्ट्रा एडिटिव हो जाएंगे तो इट मे कॉज सफोकेशन। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फैला सकता है। आप एयर को, मान लो किसी ने, आप इनहेल तो एयर को ही करते हो, किसी के नेजल ट्रैक्ट में चले गए तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो टू सब पॉइंट्स में, टू बेसिक पॉइंट्स में हम इसको पढ़ेंगे कि ये क्या क्या कर सकता है। वाटर पॉल्यूशन और स्टूडेंट्स एयर पॉल्यूशन। देखो ये काफी हद तक सॉइल का पॉल्यूशन भी कर सकता है। अगर आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दिया और नेचुरल फ्लोरा फोना को डिस्ट्रॉय कर दिया तो सॉइल पॉल्यूशन भी हो सकता है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं ये क्या कर सकता है? सॉइल पॉल्यूशन। क्या कर सकता है स्टूडेंट? सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स? आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यहां पर खत्म हो जाता है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बाद सेकंड पॉइंट क्या? देखो आपने प्लांट्स को फुल खाना खिला दिया, अब क्या करोगे? पानी पिलाओगे ना। तो सेकंड हेडिंग क्या स्टार्ट करेंगे हम इसी के साथ साथ? इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सप्लाई water to the plants, supply of water to the plants, आप बोलोगे मैम बरसात आएगी पानी मिल जाएगा, बिल्कुल सही। रेन वाटर तो नेचर हमें दे रही है, पर जरूरी थोड़ी है कि आपको 12 महीने ही नेचर की रेनफॉल मिलेगी, नहीं। आपको अदर सोर्सेस संभाल के रखने पड़ेंगे पानी के, कि अगर इन केस कोई ऐसी क्रॉप है जो ऐसे टाइम पे उग रही है जब आप रेनफॉल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे आपको क्या है? वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा, और वो कंजर्व वाला पानी आप क्या अपने क्रॉप्स को दोगे, क्योंकि विदाउट वाटर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि प्लांट से फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स या मैन्योर्स की वजह से क्या करें? ग्रो करें। ठीक है, तो इरिगेशन में हम और क्या क्या लिख सकते हैं? हमें लिख सकते हैं नेचुरली
occurring source of water for crops क्या होगा? Is rainfall, रेन वाटर। भाई नेचर तो आपको पानी बरसात से ही देती है ना, ऊपर थोड़ी टैंकर है भगवान के पास के खोल देता है और पानी दे देता है, नहीं, आपको किससे मिलेगा? रेन वाटर से मिलेगा, ठीक है। पर क्या होता है, दिस रेन वाटर, दिस रेन वाटर is not available every time and everywhere। जरूरी नहीं है इंडिया में उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है तो राजस्थान में भी बारिश हो, तो इट्स नॉट अवेलेबल एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। कभी कभार मॉनसून सीजन क्या है, थोड़ा सा आगे पीछे होके आ सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोर्सेस ऑफ वाटर रखने पड़ेंगे कि पानी की कभी भी क्रॉप्स में क्या हो, कमी नहीं हो। तो और क्या लिख सकती हूं स्टूडेंट्स में, सो वी हैव टू मेंटेन द सोर्सेस of water conservation, ठीक है। मेरे को क्या करना है, देखो अगर पौधों को या क्रॉप्स को पानी पिलाना है तो जरूरी नहीं है कि देखो रेनफॉल होती हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको नेचर ही रेन दे रही है, आराम से हर जगह पानी मिल जाएगा, किसी भी क्रॉप को स्पेशली पानी देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इन केस एवरी टाइम और एवरीवेयर आपके पास रेनफॉल नहीं है, पानी नहीं है, तो आपको दूसरे सोर्सेज भी क्या करने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे। क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए, फिर मैं लिखाती हूं। स्टूडेंट्स इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम क्या पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर, कैसे कैसे मैं इरिगेशन कर सकती हूं क्रॉप्स के, अगर मेरे पास हर टाइम रेनफॉल, बरसात का पानी नहीं अवेलेबल हो, किन किन सेंस में मैं पानी को बचा के रख सकती हूं कि मैं इजीली मेरे क्रॉप्स को क्या करूं, पानी अवेलेबल करवा दूं। क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स, बताइए आप लोग, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, देखो क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, वेल्स, खेतों में देखते हो आप, कुआं होता है गांव में, कुएं में पानी कंजर्व कर लेते हैं, फिर बाल्टियों से खींचते हैं। जनरली देखो वो जो वेल का पानी है वो बहुत से लोग हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भी यूज कर लेते हैं, बहुत और भी चीजों में यूज कर लेते हैं और क्रॉप्स को भी दे देते हैं, तो वेल्स हो गए। अब एक वेल तो क्या हो गया आपके लिए, डग वेल, जो वो आप ईंटों का पूरा एक अंदर तक खोदते हो और पानी बाल्टी से निकालते हो, उसको तो डग वेल बोलते हैं। एक आपका हैंडपंप होता है, उसमें भी आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, दोनों में क्या यूज कर रहे हो, अंडरग्राउंड वाटर ना। बस हैंडपंप में क्या होता है, वो पंप लगा हुआ है, पानी नीचे है, आप उसको पंप को हैंड से चलाते हो और पानी क्या हो जाता है, उसके नॉब से बाहर आ जाता है। तो यू आर यूजिंग इन बोथ अंडरग्राउंड वाटर, इसमें कुछ लिखाने का नहीं है स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, अंडरग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, अंडरग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। और रिवर लिफ्ट सिस्टम, रिवर लिफ्ट सिस्टम मतलब डायरेक्ट जो बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं उनसे ही पानी को लिफ्ट करके निकाल लो, ठीक है। देखो इसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं है, रिवर लिफ्ट सिस्टम मतलब द सोर्स ऑफ इरिगेशन इज डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्स, इसको बस ऐसे लिखेंगे, सोर्स ऑफ वाटर
is directly, source of water is directly from the river. और क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? कैनाल। कैनाल का मतलब क्या होता है? देखो, पानी बह रहा है, आप क्या कर रहे हो? उस पानी को एक पाथवे से निकाल रहे हो। जैसे ये कैनाल बनी हुई है, ठीक है, इस कैनाल बनी हुई है, ये आपकी मेन कैनाल है, इसमें से पानी जा रहा है, एक प्रॉपर वे में कंजर्व होके पानी, इधर उधर बह नहीं रहा है, देखो स्प्रेड नहीं हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हो? इस कैनाल्स की क्या कर रहे हो? ब्रांचेस निकाल रहे हो। क्या कर रहे हो? ब्रांचेस निकाल रहे हो। तो पानी क्या है? इस एरिया को दे दिया इस कैनाल से, फिर इस एरिया को, फिर इस एरिया को, ठीक है। तो सोर्स ऑफ वाटर क्या है? डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि ये पानी भी क्या होता है? रिवर, लेक्स का ही होता है जो प्रॉपर पाथवे से जाता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ वाटर इज डायरेक्टली, कहीं से भी ले रहे हो आप, अंडरग्राउंड पानी को भी ऐसा कैनाल निकाल सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फ्रॉम, किसके? फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर। क्या है स्टूडेंट्स? अंडरग्राउंड वाटर। रिवर्स हो गई हैं, लेक्स हो गई हैं, ठीक है। सी और ओशियन को आप कंसिडर कर, क्योंकि जनरली सी और ओशियन में क्या होता है? पानी खारा होता है, उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस करके हमें पानी को निकालना पड़ता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? सोर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और किस किस तरीके से कर सकते हो आप? टैंक्स। किसकी फॉर्म में स्टूडेंट्स? टैंक्स की फॉर्म में। टैंक्स की फॉर्म में मतलब देखो, ये तो आप क्या करते हो? होम पे भी कर सकते हो। कैन अप्लाई एट योर होम्स। जैसे क्या किया आपने? किसी टाइम पे ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है, आपने घर के बाहर एक टैंक रख दिया, बरसात का पानी आ रहा है, स्टोर होता जा रहा है। ऐसे बहुत सारे छत पे आपने टैंक, ऑब्वियसली घर के अंदर तो पानी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना आए, बाहर छत पे आपने टैंकर रख दिया, टंकी रख दी, और उसमें आप रेन वाटर को क्या करो? स्टोर करते जा रहे हो। अब आपको लगा कि ये तो एक्स्ट्रा पानी है मेरे पास, जो नॉर्मल गवर्नमेंट देती है वो तो है ही, पर एक्स्ट्रा पानी भी आ गया है। अब आप उसको क्या यूज कर सकते हो? उसको हाउस होल्ड एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो, फिल्टर करके उसको पानी पी सकते हो, ठीक है। उसको और थोड़ा सा प्रॉपर फिल्टर करके नहा सकते हो, ठीक है, उसमें गंदगी भी हो सकती है। तो इसका सोर्स मेनली क्या हो गया? इसका सोर्स हो गया रेन वाटर कंजर्वेशन। क्या हो गया स्टूडेंट्स? रेन वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, जिन्हें आप किस किस में यूज कर सकते हो? हाउस होल्ड और ड्रिंकिंग, हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपका क्या है? देखो, आज मैंने जो टॉपिक स्टार्ट कराया था उसमें मैंने आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में पूरा बता दिया है, थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स बाकी था वो करवा दिया है, और इरिगेशन मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जिस पैटर्न में मैं लिखा रही हूं, जस्ट राइट इट डाउन, इट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स, और लास्ट में तो हम एमसीक्यूज डिस्कस ही करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, ये चैप्टर मतलब ये जो कंटेंट है ये आज का कंप्लीट हो चुका है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, प्रोडक्शन में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट खत्म हो गया है, इरिगेशन खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्या उठाएंगे? क्रॉपिंग पैटर्न्स, कि किस तरीके से क्रॉप को पैटर्न में उगाऊं कि दैट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ माय क्रॉप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।